हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जिससे हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है, दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, और आज हम एक और पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेशन, द सेकंड टॉपिक। देयर आर 4 टॉपिक्स। एक तो न्यूट्रिशन है जो हमने कवर किया है, सेकंड रेस्पिरेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन है और फोर्थ क्या है, एस्पिरेशन है। ठीक है, तो आज हम रेस्पिरेशन वाला टॉपिक लेने वाले हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है? लिसन, दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस, it is a life process. You know what is life process? Processes which are found in living things. Without these processes, living things cannot survive. These processes are very important for the maintenance of living things. ठीक है, मतलब अगर उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं हो, लिविंग थिंग्स की बॉडी में, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस है। अगर किसी पर्सन की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, अगर नहीं है तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो लाइफ प्रोसेस है, बिकॉज दीज प्रोसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। और उसमें से सेकेंड लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने वाले। वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रिएशन भी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, याद रखना। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ वन ऑफ द लाइफ कैरेक्टर, बट इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, बट एक ऑर्गेनिज्म जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लड नहीं है, तो क्या वो सर्वाइव करेगा? कर पाएगा? नहीं। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो उसमें से एक लाइफ प्रोसेस की आज बात करने वाले हैं, दैट इज respiratory system or respiration. Okay, now listen, what is respiration? Respiration where the food is going to breakdown of food, and when the food is breakdown, energy will be produced. ठीक है, और एनर्जी भी किस फॉर्म में बनेगी? एटीपी के फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? when glucose is going to break down, when it will break down and it will oxidize. देखिए यहाँ पे oxidize लिख देते हैं। ठीक है, when the glucose is going to oxidize, it will make 3 things. क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएगा? वाटर, और एनर्जी बनाएगा। तो एनर्जी किस फॉर्म में बनाएगा? एटीपी के फॉर्म में बनाएगा। दिस इज कॉल्ड करेंसी, एनर्जी करेंसी, है ना। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता ही होगा, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। व्हाट इट इज? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड then it will provide, when it will provide energy, this is called respiration. ठीक है, this is called respiration. You know, there are 2 terms generally we are using. एक breathing यूज करते हैं, एक respiration यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ breathing और respiration। ये डेफिनेशन, when food is going to break down and it will oxidize, then it will provide energy, and that energy we are using to perform variety of tasks. अलग अलग काम करने में एनर्जी, even when we are sleeping, that time also we are using energy. ठीक है, तो हर एक काम करने में क्या होता है? एनर्जी नीड होती है, और वो रेस्पिरेशन से मिलती है। फूड ब्रेकडाउन होता है डाइजेस्टिव में, फूड ब्रेकडाउन होने के बाद वो सेल में जाता है, और क्या होता है? उससे एनर्जी बनती है। वो सब ये प्रोसेस में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे एक जनरल थिंग मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब जब बात करें ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की, तो हाउ दे आर डिफरेंट? आर दे सेम? नो, दे आर डिफरेंट। हाउ? ब्रीथिंग, and this side I will write respiration. ठीक है, how they are different, मैं एक डिफरेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, वो डिफरेंस देखो। ब्रीथिंग क्या है? यहाँ बीच में एक लाइन करता है, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस। कोई केमिकल थिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ फिजिकल थिंग, जिसमें इनहेलेशन, ऑक्सीजन रिच एयर इन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट। ठीक है, in and out, inhalation and exhalation, physical process, but respiration is a chemical process. अब सुनो,
केमिकल प्रोसेस कैसे कि जब ऑक्सीजन अंदर गई तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, सेल में जाएगी, वहां पे सेल में जाके केमिकल रिएक्शन होगी। तो सेल में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो रेस्पिरेशन है। केमिकल रिएक्शन जो सेल में हो रही है वो केमिकल प्रोसेस हुआ ना, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल के बाहर का प्रोसेस सेल के अंदर चला गया, मान लो कि ब्रीथिंग में ये सेल में ऑक्सीजन गई, ये सेल है, ठीक है, इस सेल में ऑक्सीजन चली गई और ऑक्सीजन और वो ग्लूकोज वगैरह ने मिलके यहाँ पे क्या बनाया, रुको एक बार सही ढंग से बनाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे ये सेल है ना, इस सेल में ग्लूकोज ऑलरेडी था और ऑक्सीजन भी आ गई, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एटीपी बना, सेल में बना ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी यहाँ सेल में बना। दिस प्रोसेस यू कैन सी, आई हैव रिटन दिस थिंग। तो ये चीज आप देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो सेल के अंदर हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या बोल रहे हैं इसको, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और सेल के बाहर अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर आएगी, तो अंदर ऑक्सीजन जा रही है, रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड नोज के थ्रू बॉडी से क्या आ जाएगी, बाहर, ये बाहर आ जाएगी और ये कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। तो ये जो सेल के बाहर का प्रोसेस है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, एंड इनसाइड द सेल जो हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक प्रोसेस, एक डिफरेंस और भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट टेक्स प्लेस, it takes place outside the cell, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, it takes place inside the cell, ठीक है, जो आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, नो एंजाइम इन्वॉल्व, कोई एंजाइम चाहिए ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस में कहाँ केमिकल रिएक्शन होती है, जहाँ केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ चाहिए होता है एंजाइम ना, इसमें तो नहीं चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, नीड होती है, नीड ऑफ एंजाइम, व्हाई, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, तो नीड ऑफ एंजाइम्स विल बी देयर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एक और पॉइंट लिख लेते हैं ब्रीथिंग में कि नो एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है, नो एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है, एनर्जी नहीं बन रही है यहाँ पे, उल्टा ब्रीथिंग के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी तो नहीं बनती है, बट इस रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में जैसे मैंने यहाँ पे एटीपी लिखा है, देखो, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी या एनर्जी, ठीक है, एक ही बात है, एनर्जी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन, आपको पता होना चाहिए हाउ ब्रीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्पिरेशन। नाउ लिसन, और क्या दे रखा है इसमें, एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको, देखो, एक तो ये पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट आपकी बुक में ये दे रखा है कि व्हेन वी आर ईटिंग फूड दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, यू नो दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। देखो, तो जब हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज कहाँ से आया, डाइजेशन वाले पार्ट में जाके देखना। डाइजेशन वाले पार्ट में जब डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन इज टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो जाता है तो ग्लूकोज बनता है वहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म, और वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है बिली के थ्रू, वो ब्लड के अंदर मिक्स होता है और ब्लड के थ्रू सेल में पहुंचता है। एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज, ठीक है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, ठीक है। अब ये है सिंपल, वैसे ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, बट स्टिल ये क्या होता है, ग्लूकोज जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म जब हम कह रहे हैं ना, तो इसका फॉर्मूला आप देखो, ये इतना भी सिंपल नहीं है, ठीक है। ये ग्लूकोज क्या होता है, और सिंपलेस्ट पार्ट में ब्रेक डाउन होता है, जिसको आप बोलते हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 3, तो 3 है, और पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो एक मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड का, उसमें 3 है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6, ऐसे करके वो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस ये कहाँ होता है, ठीक है। देखो मैं सेल बनाता हूँ, देखो ये है सेल, इस सेल में
इस सेल में क्या हुआ, इस सेल में ये वाला प्रोसेस हुआ, कहाँ हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। ये ग्लूकोज से किस में चेंज हो रहा है, हर एक सेल, कोई भी सेल हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाली हो, एनारोबिक हो, कोई भी टाइप की सेल हो, उसमें ये वाला प्रोसेस कॉमन है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये प्रोसेस यहाँ हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यू नो दैट, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस और डीएनए वगैरह होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ग्लूकोज से क्या बना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना है। कहाँ बना है, ये क्या जगह होती है, क्या होता है यहाँ पे, दिस थिंग इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो this process which I have made here, this is takes place in the cytoplasm of the cell. So I will write here cytoplasm, and इस प्रोसेस को बोलते क्या है पता है, इस प्रोसेस को जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है ना, तो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोल रहे हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है इसमें 10 स्टेप्स है, कितने स्टेप्स हैं 10, बट तुम्हारे क्लास 10 ग्रेड 10 के अकॉर्डिंग कितना है, ये सिर्फ एक ही स्टेप्स है, वैसे 10 स्टेप वाला होता है। अब क्या होता है, अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन दैट पायरुविक एसिड क्या क्या बनाएगा, ठीक है। पायरुविक एसिड में याद रखना कार्बन कितने हैं, देयर आर 3 कार्बन, ठीक है। तो पायरुविक एसिड में 3 कंडीशन में काम करता है, कितने कंडीशन है, देयर आर 3 कंडीशन। सपोज द फर्स्ट कंडीशन, दिस फर्स्ट कंडीशन वेयर द presence of oxygen is present, पायरुविक एसिड जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन सफिशिएंट एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस केस में पायरुविक एसिड क्या बनाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 3 चीजें बनाएगा, 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज वाटर, एंड थर्ड इज एटीपी, ठीक है। एनर्जी, रेस्पिरेशन में अगर एटीपी नहीं बन रहा है ना, उसको कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एटीपी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, वो उसमें क्या बन जाएगा, उसमें बन जाएगा लैक्टिक एसिड, along with lactic acid what will form एटीपी बनेगा, क्या बनेगा, एटीपी। एटीपी तो बनना ही है, ठीक है, एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर थर्ड वाले कंडीशन में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, उस कंडीशन में पायरुविक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा ये एथेनॉल में, ठीक है, प्लस और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, ठीक है। तो देखो एटीपी तो कॉमन है इन तीनों में, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब ही एटीपी बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बनी है, बिकॉज पायरुविक एसिड में भी कितने कार्बन होता है, 3, एंड लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन होते हैं, तो कार्बन कोई रिलीज हुआ ही नहीं, फॉर्म चेंज हुआ है, तो इसमें भी 3 कार्बन में, इसमें भी 3 कार्बन, तो कार्बन रिलीज नहीं हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा। बट यहाँ पे कार्बन 3 है, और एथेनॉल में कार्बन कितने होते हैं, 2, मतलब एक कार्बन रिलीज हुआ है, और वो एक कार्बन किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और एटीपी तो कॉमन है सब में, ठीक है। अब ये होते कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ होते हैं ये, देखो बताता हूँ आपको। ये वाला जो प्रोसेस है ये ह्यूमन में होता है, एनिमल्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्लास 9 में था, सेल द फंडामेंटल यूनिट, उसमें पढ़ा होगा आपने, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन ये कहाँ होता है, ह्यूमंस में मसल्स में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, मसल्स में, ठीक है। और एब्सेंस वाला कंडीशन जो है ये कहाँ होता है, ये ह्यूमंस में नहीं होता, ये होता है एक टाइप की फंगस जिसको आप बोलते हो यीस्ट। यीस्ट क्या है, एक टाइप का फंगस है, फंगी है, ठीक है, तो उसमें होता है। मसल्स में क्रैम्प्स आता है, फर्स्ट टाइम जब वर्कआउट करता है तो सेकेंड डे क्या होता है, वो पेन करता है, क्यों पेन करता है, बिकॉज उन मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, बिकॉज आप रोज वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो जो फर्स्ट डे वर्कआउट करोगे तो होगा क्या कि फर्स्ट डे उन मसल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जितनी उनको नीड है, तो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में वो क्या करेंगे, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में मसल्स क्या बनाएंगे, एटीपी तो बनाएंगे, आपको एटीपी मिलेगी, बट लैक्टिक एसिड भी बनेगा बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन कंडीशन। क्योंकि अब 7 डेज आप कंटिन्यू वर्कआउट करोगे तो धीरे धीरे वो मसल्स हैबिचुअल हो जाएंगे, दे विल गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दे विल गेट दिस थिंग, दे विल मेक दिस थिंग। तो 7 दिन बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फर्स्ट सेकेंड डे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन मसल्स को उतना हैबिट नहीं है,
इतना सारा ऑक्सीजन लेने का और एटीपी बनाने का। तो जब उस कंडीशन में वो लैक्टिक एसिड बनाएंगे और एटीपी बनेगा, ठीक है। और एथेनॉल ईस्ट में बन रहा है और साथ में एटीपी बन रहा है, ठीक है। तो ये एक जियो है जो मैंने बनाया है और ये अपने क्लास 10 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे। इस डायग्राम का नाम क्या है? इस डायग्राम का नाम है स्कीमेटिक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवेज, ठीक है। ये इस टाइप से क्वेश्चन आए ना तो आपको ये बनाना है। इसमें आप कह सकते हो एक ओवरव्यू है ये रेस्पिरेशन का, ठीक है, कि अलग अलग टाइप से किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें बनती है। तो इस टाइप से ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सिस्टम्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस बायो के बनाने वाला हूँ, क्लास 10 के, 10th के, 12th के, 11th के, सबके बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थैंक यू।